तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये जो पूरी 19वीं शताब्दी है, जिसमें तमाम समाज सुधार आंदोलन चले, जिनके केंद्र में स्त्री को रखा गया, वहाँ पंडिता रमाबाई अकेली ऐसी स्त्री मुझे दिखाई दी जिसका जीवन अति नाटकीयता से भरा हुआ था, तूफानों से भरा हुआ था, घटनाओं से भरा हुआ था, तमाम तरह की उथल पुथल से भरा हुआ था। सुजाता जी, अब मैं आपको आमंत्रित करूंगी आपके वक्तव्य के लिए। तो सबसे पहले तो किताब पे ही कुछ बात कर लेते हैं। जीवनी पंडिता रमाबाई की। लोग अक्सर कहते हैं कि जीवनी लिखते हुए जिस पात्र के बारे में आप लिख रहे हैं उससे बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए, वरना वो अंततः एक अभिनंदन ग्रंथ बन के रह जाता है। फिर मैंने सोचा कि बहुत निसंग होकर कैसे लिख सकते हो किसी की जीवनी। क्यों लिखूं मैं पंडिता रमाबाई की जीवनी? क्या किसी मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम पंडिता रमाबाई की जीवनी नहीं लिख लोगी? तो मुझे लगा कि न निस्संग रहा जा सकता है, न ही उसके पूरे प्रभाव में आया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? शायद उस वक्त को, शायद उस समय को फिर से जिया जा सकता है, शायद उसे पुनर्सृजित किया जा सकता है जिसमें पंडिता रमाबाई जी रही थी और वो बन रही थी जो वो है हमारे सामने आज। और छिटपुट जितना भी इधर उधर मैं पढ़ रही थी पिछले कई तमाम सालों से पंडिता रमाबाई के बारे में, तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये जो पूरी 19वीं शताब्दी है, जिसमें तमाम समाज सुधार आंदोलन चले, जिनके केंद्र में स्त्री को रखा गया, वहाँ पंडिता रमाबाई अकेली ऐसी स्त्री मुझे दिखाई दी जिसका जीवन अति नाटकीयता से भरा हुआ था, तूफानों से भरा हुआ था, घटनाओं से भरा हुआ था, तमाम तरह की उथल पुथल से भरा हुआ था। एक ऐसी स्त्री जो समाज सुधार के मर्दाना इलाके में मजबूती से अपना पैर जमा पाई, बिना किसी पुरुष की मदद के, बिना किसी पुरुष के अनुमोदन के, और बिना ये भाव जताए कि मुझे किसी पुरुष के अनुमोदन की ज़रूरत है, उसके अप्रूवल की ज़रूरत है। ये कमाल बात लगी मुझे कि एक जंगल में पली एक लड़की बंगाल पहुंची और ब्रह्म समाज के बीच उस सर्कल में पहुंच गई। वहाँ से निकली अपने पति को खोकर। पंडिता रमाबाई ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 का, जिसमें कि दोनों पक्ष ये घोषित करते हैं कि हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते। वहाँ से पति को खोकर निकली, वापस महाराष्ट्र पहुंची अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर। तो वहाँ एक विधवा की तरह अंधेरे कोनों में जीवन काटने की बजाय उन्होंने जगह जगह भाषण दिए। उन भाषणों से वो कुछ कमाती भी थी, वही आजीविका थी। वहाँ से उन्होंने इंग्लैंड जाने का सोचा, जहाँ वो डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, जो वजह है किताब में है। वहाँ से अमेरिका पहुँची और अमेरिका में केवल भाषण देके इतना फंड जुटाया कि भारत लौट के हिंदू बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल खोल सके। और ये कोई आसान चीज़ नहीं थी। पंडिता रमाबाई के 3 साल बाद विवेकानंद अमेरिका गए थे। जब पंडिता रमाबाई लौट आई थी उसके 3 साल बाद, और वहाँ घूमते हुए, भाषण देते हुए वो बार बार इस बात को कहते हैं कि भारत में किसी काम के लिए, किसी समाज सुधार के काम के लिए वो रामकृष्ण मिशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे भाषण देकर। और बार बार ये बात कहते हैं कि भारत में कोई चवन्नी नहीं देगा आपको, आज भी नहीं देगा। किसी समाज सुधार के काम के लिए, किसी भलाई के काम के लिए आप फंड जुटा के काम करना चाहें तो नहीं मिलेगा। ये वो कर रहे थे और चुनौतियां भी समझ रहे थे, और ये भी लिख रहे थे विवेकानंद कि अगर मेरी तारीफ में भारत में किसी अखबार में कुछ छप जाएगा तो अगले दिन देखना मुझ पर कैसे हमले होते हैं। तो ये एक पुरुष लिख रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पर एक स्त्री क्या भुगत रही होगी, वो किस तरह की आलोचनाओं का सामना कर रही होंगी। विवेकानंद लिखते हैं अपने लिए कि मैं अकेले सिंह की तरह चल रहा हूँ और सब झेल रहा हूँ। अकेले सिंह की तरह एक स्त्री पंडिता रमाबाई भी चल रही थी और सब कुछ झेल रही थी। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का समाज वो था, एक स्त्री के लिए ये सब कुछ करना, उसके चरित्र पे लांछन लगे होंगे, न जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनी होंगी, तभी इसने पति को खो दिया वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें, और ये सब बर्बाद कर देगी। आज भी इसी तरह के ट्रोलिंग का सामना जो आप सोशल मीडिया पे करते हैं, आज से 150 साल पहले एक महिला हमारे ही लिए वो ट्रोलिंग का सामना रूबरू एकदम आमने सामने कर चुकी। अभी आपने सुना है तिलक का वो प्रसंग, इस तरह से तमाम प्रसंग उसके जीवन के रहे। तो ये कहानी सुनाने का केवल इतना मतलब कि हाँ, मुझे प्रभावित किया पंडिता रमाबाई ने, इस कदर प्रभावित किया कि मुझे लगा कि इस स्त्री को अगर मैं हिंदी समाज के सामने नहीं लाई, जैसा मैं उसको देख पा रही हूँ, जैसा मैं उसके समय को समझ पा रही हूँ,
तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। तो ये इस जीवनी को लिखने की वजह रही। और दूसरी बात, समाज सुधारकों की जो फहरिस्त बनती है उसमें कभी पंडिता रमाबाई का नाम नहीं लिया जाता। स्त्री होने के कारण या ब्राह्मण होने के कारण या ब्राह्मण से ईसाई हो जाने के कारण। बड़ा मज़ेदार है जो आपने शुभा बातें की, बहुत डायरेक्ट में उसका उत्तर देने की बजाय मैं कुछ प्रसंग आपको सुनाती हूँ। अभी 1-1.5 साल पहले से मैं ये एक नया चलन देख रही हूँ। जैसे दलित समाज दंपति, फुले दंपति को जिस तरह से वो क्लेम करते हैं, जिस तरह से उनके बारे में बात करते हैं, जिस तरह से हम सब के लिए वो एक आइकन के तौर पर हैं स्त्री शिक्षा को लेकर, समाज सुधार को लेकर, तो शायद बीजेपी वालों को, संघ वालों को लगा होगा कि हमें भी कोई ऐसी समाज सुधारक ब्राह्मण आइकन चाहिए। तो मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रही थी, लगातार अप्रैल में पंडिता रमाबाई के जन्मदिन के आसपास उनके पोस्टर बन रहे थे, अभी भी ट्विटर पे लग रहे थे, और उनको क्लेम करने की कोशिश की जा रही थी ब्राह्मण होने के कारण। अगर वो सुन लें, अगर वो पढ़ लें कि पंडिता रमाबाई ब्राह्मणवाद का क्या आलोचना करती हैं, तो शर्म से डूब मरें। शायद हाथ ना लगाएं, इस नाम को चिमटी से भी ना पकड़ने की कोशिश करें उनके जीवन को। लेकिन उनके नाम के आगे ब्राह्मण लगा है तो वो सूट करता है और उसको क्लेम कर लिया जाता है। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे लगती है कि उनका संत होना, सरोजिनी नायडू ने उन्हें भारतीय संतों की श्रेणी में रखा था, तो उनकी आध्यात्मिकता और उनके संत होने को ईसाई मिशनरी क्लेम कर लेते हैं। उनके ब्राह्मण होने का जो थोड़ा बहुत अंश है उसको संघ और हिंदुत्व वाले क्लेम करने की कोशिश करते हैं। स्त्रीवादी उसका बहुत कम हिस्सा अभी तक क्लेम कर पाए हैं। समाज सुधारों की सूची में हम उनको अभी तक उस सम्मान के साथ जो उन्हें मिलना चाहिए अपने काम के बदले में, अभी तक हम उनको शामिल नहीं कर पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहूँगी, जो आपके इस सवाल से जुड़ता है, कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की जो शिनाख्त उन्होंने की और जिस तरह से सबसे पहले वो भारत में फेमिनिज्म की थियोरी, जैसे सिमोन कहती हैं, वन इज़ नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वुमन, तो औरत कैसे बनाई जाती है, से थियराइज किया सबसे पहले। उनकी किताब हिंदू स्त्री का जीवन, लाइफ ऑफ अ हिंदू वुमन, उस किताब के एक एक चैप्टर में बचपन में उसके साथ क्या होता है, फिर जब वो बड़ी होती है तो उसके साथ क्या होता है, फिर जब वो विधवा होती है उसके साथ क्या होता है, मनुस्मृति की इतनी कड़ी आलोचना एक एक श्लोक को लेकर, हिंदू ग्रंथों की इतनी कड़ी विवेचना वही महिला कर सकती थी। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को ऐसे पेच दर पेच वही खोल सकती थी जिसको संस्कृत आती थी, जिसने उन ग्रंथों का पाठ किया था। उस प्रिविलेज पे आ जाते हैं, शायद आप उस प्रिविलेज की बात करना चाह रही थी, है ना, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, तो जो ब्राह्मण होने की वजह से उनको मिलता है, उस प्रिविलेज पे छोटी सी बात कर लेते हैं। उस प्रिविलेज को देखते हुए मैंने जीवनी में आलोचनात्मक रहने की कोशिश की और मुझे लगा कि इस प्रिविलेज पे ज़रूर मुझे कुछ सोचना चाहिए कि भाई वो ब्राह्मण थी, चित्पावन ब्राह्मण थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्रिविलेज ऐसा था कि ब्राह्मण परिवारों में भी लड़कियों को शिक्षा अलाउड नहीं थी। संस्कृत पढ़ाने की वजह से पंडिता रमाबाई के पिता को समाज से बहिष्कृत होना पड़ा था। जंगल में जाके इसीलिए उन्होंने अपना घर बनाया था, क्योंकि तमाम आलोचनाओं से वो परेशान हो चुके थे। उन्हें कहा जाता था, देखो आज लड़कियों को पढ़ा रहा है, कल मुर्गियों को पढ़ाएगा। तो जंगल में जाके उन्होंने अपना घर बनाया। ये वो समय था जब महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए शुद्ध मराठी बोलना भी घर में अलाउड नहीं था। शासक और शासित, इन दोनों के बीच हमेशा भाषा का भी एक अंतर रखा जाता है, तो वो भी उनके लिए अलाउड नहीं था। ऐसे समय में उनके लिए संस्कृत पढ़ना, अपने पिता के लिए वो एक शब्द बोलती हैं, ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्मर। बड़ा मज़ेदार शब्द लगा मुझे ये, कि वो ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्मर थे। बहुत सारी चीज़ें वो बदलाव नहीं करना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ों में पुरातन पंथी थे, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा और अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, ये उनकी ज़िद थी, और इस ज़िद के चलते वो उनको पढ़ा पाए। मैं ये देखना चाहती थी कि ठीक है, ये प्रिविलेज उनको मिल गया, अगर आप इसे प्रिविलेज कहें तो, जिसकी वजह से समाज उनको बहिष्कृत कर दिया, समाज ने बहिष्कृत कर दिया। तो अगर ये प्रिविलेज था, तो इस प्रिविलेज का उस महिला ने किया क्या? कहीं उसने अपना ब्राह्मण होना क्लेम किया कोई फ़ायदा उठाने के लिए? बल्कि जब शादी की 22 साल की उम्र में, तो एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसे बंगाल में उस समय दलित समझा जाता था, अछूत समझा जाता था। ऐसी शादी की और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, कोर्ट में शादी की।
और जब वो वापस लौटी तो महाराष्ट्र का विधवा का भेष बना के नहीं लौटी, किसी की दया पे पलने के लिए नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन लड़कियों को जो इस आश्रम में मेरे पास आएंगी, स्कूल में मेरे पास आएंगी, उनको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का की आलोचना जो वो रच रही थी, न सिर्फ थियोरी में थी जो उनकी किताब में आती है, बल्कि व्यवहार में थी। उनके स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी वो उन्हें दिन रात शिक्षा देती थी कि सफाई का काम तुमको भी करना है। गांधी ने तो बहुत बाद में किया, पंडिता रमाबाई ये बहुत पहले कर चुकी थी, तुम्हें साफ सफाई करनी है अपनी। एक लड़की थी जो बहुत जिद करती थी, अपनी चप्पल तक को नहीं छूना चाहती थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ। उस ब्राह्मण के अंदर का ब्राह्मण बाहर निकालना और उसे ये महसूस कराना कि श्रम तुम भी कर सकते हो, तुमको करना चाहिए और तुम्हें अपने तमाम काम करने चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उन तमाम लड़कियों को एक साथ जोड़ना, उन्हें श्रम का महत्व समझाना, जो वो बचपन में समझ रही थी कि अकाल में इसलिए माता पिता को जाना पड़ा क्योंकि ब्राह्मण होने की वजह से हमें हाथ का काम नहीं सिखाया गया, कभी मेहनत करना, नौकरी करना नहीं सिखाया गया कभी। यही बात वो उन लड़कियों को सिखा रही थी, अपने ब्राह्मण होने को कैसे ट्रांसेंड करो, कैसे उस सीमा को लांग के बाहर निकलो। तो ये जब बार बार कहा जाता है ना कि जैसे फेमिनिज्म में भी हम बार बार कहते हैं कि जो जेंडर भेदभाव है ये केवल स्त्रियों की समस्या नहीं है, या जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। वैसे ही जाति भी सिर्फ दलित समाज की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है समाज में। और सबसे बड़ी तो ब्राह्मण समाज की समस्या है कि उसके भीतर से वो ब्राह्मण, वो ठाकुर, वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे वो खत्म होगा। वो कोशिश लगातार पंडिता रमाबाई कर रही थी और एक तरह से उसने ये साबित किया कि इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती दी जा सकती है और इसकी सीमाओं को तोड़ के बाहर निकला जा सकता है, मनुष्य हुआ जा सकता है। मैं इन दो पात्रों को, सावित्रीबाई फूले को और पंडिता रमाबाई को, मैंने एक परंपरा में देखती हूँ। मैंने आमने सामने एक दूसरे के बरक्स खड़ा नहीं देख सकती, ऐसे देखना भी नहीं चाहिए, हम ऐसे इतिहास नहीं लिख सकते। जिस समय पंडिता रमाबाई इंग्लैंड से लौट कर आई थी पुणे, अपना तमाम हथियार साजो सामान सब फंड्स लेकर तैयार होके, उस समय ज्योतिबा फुले बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो 1889 में भारत आती हैं वापस और 90 में फुले जी की मृत्यु हो चुकी थी। 97 में सावित्री जी चली गई और बार बार ये बात कही जाती थी कि एक ही समय में ये लोग थे लेकिन क्या इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगी कि मुझे पुणे के ही प्रोफेसर हरि नरके की किताब में गोविंद गणपत काले जो पीए थे महात्मा ज्योतिबा फुले के, उनके रिकॉर्ड्स में ये बात मिली कि पंडिता रमाबाई और आनंदीबाई 2-3 बार सावित्रीबाई फुले से मिलने आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं इस काल खंड में जिन तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं। मैं बार बार कहूँगी कि अभी भी महाराष्ट्र का वो 19वीं सदी का जो हिस्सा, 19वीं जो सदी है पूरी की पूरी, इसमें बहुत कुछ ऐसा है दबा हुआ, छुपा हुआ, जो सामने नहीं आया है, जो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। शायद कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। तो देखिए, जैसे ये सामने मेरे तथ्य निकल कर आया, बहुत हैरान करने वाला, तो इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, जिसको खोजा नहीं जा सका होगा। और उनके खोजे जाने पर क्या हम उस पूरे समय की एक संपूर्ण शक्ल बना पाएंगे? शायद हाँ। और अभी इस काम को किया जाना बाकी है। ये एक ऐसा अंधेरा कोना है जहाँ हमें बार बार जाना होगा ये जानने के लिए कि आज जो हम बने हैं, आज जो भारत बना है, आज जो सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं वहाँ पर है। जैसे एक बात जो मैं कहकर अपनी पूरा वक्तव्य ख़त्म करना चाहूँगी कि बहुत सक्रिय जो समय पंडिता रमाबाई ने काम करने का, उनका जो काम करने का सबसे सक्रिय समय था, वो 19वीं सदी के आखिरी 10 साल हैं। और इन आखिरी 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। ये परिवर्तन था सोशल मूवमेंट्स को पीछे कर देना और राजनीतिक आंदोलन को सामने लेके आना। जो तिलक बार बार कह रहे थे कि सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करो, अगर ये हुई तो हम नेशनल कांग्रेस जब भी होती है, जब भी अधिवेशन होता है, हम पंडाल जला देंगे, ये बंद हो जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस बात के, बिल्कुल विरुद्ध थे। और ये जो समय था, ये पंडिता रमाबाई के लिए काम करने का सबसे सक्रिय समय था। और हुआ क्या कि जैसे ही वो एक राजनीतिक मूवमेंट में बदला, सारे सोशल मूवमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान था जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का हुआ था। इस वजह से एक जो भारत माता का जो एक बिंब बनता है, वो
क्या है, वो एक सवर्ण हिंदू स्त्री का बिंब बनता है, उसकी इमेज बनती है। और उस ठिकाने पे आके, उस जगह पर आके, उस मकाम पर आके पंडिता रमाबाई अपने आप परिदृश्य से पीछे हट जाती हैं, ओझल हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और आप समझ सकती हैं कि उसी तरह से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, ये सारे, इन सब के आंदोलन जो हैं, जो समाज सुधार आंदोलन थे, ये सब बैक सीट पे चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अलाउ अस टू मिसरीड मी ऑल्सो, मतलब मुझे भी आप अलाउ करती हैं, और इसलिए बहुत वाजिब जवाब मेरे सवाल का मुझे मिल गया।